हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ एस डी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जनरल मीटिंग की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है पोस्टल बैलेट सेक्शन 110। तो जिसने सेक्शन 108 सुना होगा उसके लिए ये इजी रहेगा, क्योंकि सिमिलर है, क्योंकि हमने 108 के लिए बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि वो सेक्शन अपने आप में बहुत लेंदी सेक्शन है। ठीक है, तो अगर 108 आपने अच्छे से सुना है तो 110 में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टल बैलेट। ठीक है, देखो पोस्टल बैलेट के अंदर जब आप सेक्शन 110 को स्टडी करोगे तो इसमें कितने सब सेक्शन है? इसमें सब सेक्शन है सिर्फ 2। ठीक है, फिर बात आएगी सारी रूल की कि कैसे करवाना है, वो सारा प्रोसीजर हमें मिलेगा रूल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सेक्शन को। तो सेक्शन 110 का सबसेक्शन 1 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, यानी कि इस पूरे के पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा है मत मानो, सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन की मानो। यानी कि ये सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है पूरे के पूरे एक्ट पे, पूरे कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब बात आगे समझो। इसमें लिखा है आ कंपनी shall in respect of such item of business as CG may by notification prescribe या declare to be transacted only by means of postal ballot। यानी कि बोलता है कंपनी जो है ना उन बिजनेस को ट्रांजैक्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से, जिन बिजनेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के बोल देगी कि इनको आपको इन बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, इन बिजनेस को डिस्कस करना है, कैसे? बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। यानी कि कंपनी के लिए शैल मैंडेटरी हो जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के बोल देती है कि कुछ पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस को आपको पास करना है पोस्टल बैलेट से। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी स्टार्ट होता है मे से। ठीक है, अब आते हैं मे अ कंपनी, यहाँ से पढ़ो, देखो कनेक्ट करके पढ़ा करो। अ कंपनी, ये वाला पॉइंट था, अ कंपनी शैल, अब ये है अ कंपनी मे। A company may, in respect of any item of business other than ordinary business, पहला। दूसरा and लिखा है and any business in respect of which directors or auditors have a right to be heard at any meeting, transact by means of postal ballot in manner as may be prescribed instead of transacted such business at a general meeting। बोलता है कि कंपनी में, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी आइटम को, किसी भी बिजनेस आइटम को अगर आपको डिस्कस करना है, बट 2 आइटम छोड़ देना। एक ऑर्डिनरी बिजनेस की आइटम, ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं? 4 बताया था ना जनरल मीटिंग की स्टार्टिंग के सेक्शंस में। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के 4 छोड़ देना। 4 पता है ना कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये 4 पॉइंट को छोड़ के एंड उस पॉइंट को छोड़ के या उस बिजनेसेस को छोड़ के जिसमें डायरेक्टर या ऑडिटर का राइट है मीटिंग में हियर करने का, मीटिंग में सुनने का। ठीक है, तो उन बिजनेस को छोड़ देना। इन बिजनेस के अलावा कंपनी चाहे तो किसी भी बिजनेस को, एनी आइटम ऑफ बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकती है पोस्टल बैलेट से इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब कहाँ पे होगा? रूल में। रूल में अभी आपको बताऊंगी कि पूरा का पूरा पोस्टल बैलेट किस तरीके से करना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टिंग सच बिजनेस एट अ जनरल मीटिंग, यानी कि कंपनी चाहे तो उस बिजनेस को जनरल मीटिंग में ट्रांजेक्ट करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग, कंपनी चाहे तो उसको ट्रांजेक्ट कर सकती है पोस्टल बैलेट से। ठीक है, अब आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ को ये ओवरराइड करेगा। बोल रहा है कंपनी चाहे एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए। क्लॉज ए कौन सा था? मैंडेटरी वाला। ठीक है, कंपनी चाहे, सुन लेना पूरी बात, एनी आइटम ऑफ बिजनेस जो हमें ट्रांजेक्ट करना था पोस्टल बैलेट से अंडर क्लॉज ए, मतलब क्लॉज ए में मैंडेटरी था कि पोस्टल बैलेट से ही ट्रांजेक्ट करना है, तो मे बी ट्रांजेक्टेड, उसको हम ट्रांजेक्ट कर सकते हैं एट अ जनरल मीटिंग, यानी कि पोस्टल बैलेट से ना करा के हम जनरल मीटिंग में कर सकते हैं। मे बी बाय अ कंपनी, एक कंपनी उसको चाहे तो जनरल मीटिंग पे कर सकती है, उसके लिए which is required to provide the facility to members to vote by electronic means under section 108 in the manner provided in that section। दोबारा सुनना,
बोल रहा है कि कंपनी चाहे तो जो आइटम उसके लिए मैंडेटरी है पोस्टल बैलेट से पास कराना, वो भी कंपनी जो है जनरल मीटिंग में पास करा सकती है, लेकिन कंपनी को देनी होगी फैसिलिटी। किसको? मेंबर्स को। कौन सी फैसिलिटी? कि वो वोट कर सके ई मीन से, जैसे सेक्शन 108 में फैसिलिटी दी थी कंपनी ने, वो वोट कर सके इलेक्ट्रॉनिक मीन से। यानी कि शर्त है, अगर कंपनी प्रोवाइड करती है ई मीन्स की फैसिलिटी तो कंपनी चाहे तो मैंडेटरी बिजनेस को पोस्टल बैलेट से ना ट्रांजैक्ट करके जनरल मीटिंग में भी ट्रांजैक्ट कर सकती है। बात समझ में आई है? पहले तो बोल दिया कि मैंडेटरी है, ध्यान से सुनना, पहले तो बोल दिया क्लॉज ला के कि मैंडेटरी है, कंपनी को जो है कुछ बिजनेस जो सीजी बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, वो पोस्टल बैलेट से करने हैं, सॉरी, ठीक है। बट कुछ बिजनेस जो पोस्टल बैलेट से करने मैंडेटरी है, कंपनी चाहे तो उनको भी जनरल मीटिंग पे कर सकती है, लेकिन कंपनी को ई मीन्स की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? सबसेक्शन 2 कहता है इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड, मतलब हाँ कर दी है, टू बाय द रिक्विजाइट मेजॉरिटी ने, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने हाँ कर दी है बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट, तो हम मानेंगे डीम टू हैव बीन पास, हम मानेंगे कि वो पास हो गया है एट अ जनरल मीटिंग कन्वीन्ड इन दैट बिहाफ, यानी कि उसके लिए जो भी जनरल मीटिंग हुई है हम उस दिन मान लेंगे कि वो रेजोल्यूशन जो है पास हो गया। 2 सबसेक्शन आपको समझ में आए? देखो, कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए कंपनी में, मतलब उस कंपनी चाहे तो कर सकती है, अदर देन ऑर्डिनरी और अदर देन जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर इंटरेस्टेड। उसके अलावा कंपनी चाहे तो कोई भी बिजनेस पोस्टल बैलेट से पास कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आता है रूल की कंपनी ये सब करेगी कैसे। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ है, सब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो हमने पढ़ा था ना सेक्शन 108, पूरा प्रोसीजर में से आधे से ज़्यादा तो वहीं से कनेक्ट होगा। तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, इजी है, हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग बैलेट, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होगा देखो। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड और डिसाइड्स टू पास एनी रेजोल्यूशन बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट, एक कंपनी जैसे ही कंपनी को पास करना है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से वर्ड को पढ़ा करो। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड यानी कि कंपनी को ज़रूरत है, या फिर कंपनी डिसाइड करती है, रिक्वायर्ड मतलब शैल, अगर उसके लिए मैंडेटरी है तो कंपनी को ज़रूरत है। अगर कंपनी डिसाइड करती है कि उससे किसी रेजोल्यूशन को पास करना है पोस्टल बैलेट से, डिसाइड करती है यानी कि मे, उसके पास ऑप्शन था बट वो पोस्टल बैलेट से करा रही है, तो दोनों ही केसेस के लिए ये प्रोसीजर है। बात समझ में आ रही है आपको? एक एक चीज़ को कनेक्ट करना सीखो कि कैसे वर्ड्स को रीड करना है। तो कंपनी को ज़रूरत है और कंपनी डिसाइड करती है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को पास करेगी पोस्टल बैलेट से, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेल सेंड अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स, कंपनी क्या करेगी? नोटिस भेजेगी, प्लस में नोटिस के साथ भेजेगी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट है, अभी पास नहीं हुआ है, रेजोल्यूशन क्या है? ड्राफ्ट है। उसमें एक्सप्लेन करेगी रीजंस देयरफॉर एंड रिक्वेस्टिंग देम कि अपनी एसेंट भेजो या डिसेंट भेजो, यानी कि आप या तो उस रेजोल्यूशन पे हामी दो या नामी दो, एक्सेप्ट करो या ना करो, ठीक है। इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट, कंपनी क्या भेजेगी? नोटिस प्लस रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कैसा? ड्राफ्ट, राइटिंग पे भेजेगी, ऑन अ पोस्टल बैलेट भेजेगी, ठीक है, पोस्टल बैलेट पे भेजेगी। बिकॉज पोस्टल बैलेट मीन्स, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट का मतलब होता है वोट कराना, या तो पोस्ट से करा लो, वोट करा लो, या तो पोस्ट से या फिर ई मीन से करा लो, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज में करा लो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, जिस दिन डिस्पैच हुआ नोटिस उससे 30 दिन के अंदर अंदर वोट कराना होता है, ठीक है। या तो पोस्ट से करा लो या ई मीन से करा लो, नोटिस देने के 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। बात समझ में आई है? अगर किसी भी कंपनी को रेजोल्यूशन पास कराना है पोस्टल बैलेट से, तो वो क्या करेगी? नोटिस भेजेगी और प्लस में क्या भेजेगी? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजेगी, ठीक है, नोटिस और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, और पोस्टल बैलेट में राइटिंग भी भेजेगी, इन राइटिंग है ना पोस्टल बैलेट, ठीक है। सॉरी, कंपनी क्या भेजेगी? जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजेगी कि अपनी हामी दो या नामी दो, तो वो कंपनी को जो शेयर होल्डर्स हामी या नामी देंगे वो देंगे इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट। कंपनी की तरफ से जाएंगी 2 चीज़ें, नोटिस प्लस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, और शेयर होल्डर की तरफ से आएगा पोस्टल बैलेट वापसी में, ठीक है। अब नोटिस जो भी भेजा, नोटिस कैसे भेजोगे? स्पीड पोस्ट से भेज दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, ईमेल आईडी पे भेज दो, या फिर कुरियर से भेज दो, ठीक है, कुरियर से भेज दो फॉर फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन ऑफ एसेंट और डिसेंट, जिसमें वो अपनी एसेंट देंगे या डिसेंट देंगे शेयर होल्डर टू द रेजोल्यूशन। जो भी रेजोल्यूशन कंपनी ने भेजा उस रेजोल्यूशन पे शेयर होल्डर्स या तो एक्सेप्ट करेंगे या उसको डिक्लाइन करेंगे विद इन 30 डेज। समझ
समझ में आ गया नोटिस भेजना, ये समझ में आ गया नोटिस किस तरीके से भेजना है। अब बात आती है कि नोटिस भेजने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश करनी है। तो लिखा है एडवर्टाइजमेंट शेल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट वन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में करना है और एक करना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब उस एडवर्टाइजमेंट में आप क्या बताओगे, एडवर्टाइजमेंट क्या दोगे, बोल तो दिया एडवर्टाइजमेंट देनी है, उसमें क्या दोगे। तो एडवर्टाइजमेंट में दोगे अबाउट हैविंग डिस्पैच्ड बैलेट पेपर, कि हम बैलेट पेपर डिस्पैच कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है। एडवर्टाइजमेंट में लिखोगे कि हम बैलेट पेपर डिस्पैच कर चुके हैं एंड उसमें स्पेसिफाई, एडवर्टाइजमेंट में कुछ बातें लिखोगे। क्या क्या लिखोगे, सबसे पहला स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट दैट बिजनेस, कि हम बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने वाले हैं पोस्टल बैलेट से, विच इंक्लूड्स ई मीन्स, जिसमें आप लिखोगे बकायदा कि हम बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने वाले हैं पोस्टल बैलेट्स में और इसमें ई मीन्स भी इंक्लूड रहेगा। सबसे पहला आप ये बताओगे। दूसरा आप बताओगे कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, कि किस दिन डिस्पैच ऑफ नोटिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। थर्ड चीज़ बताओगे कि वोटिंग किस दिन शुरू होगी। चौथी चीज़ की वोटिंग किस दिन ख़त्म होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग एंड डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग। उसके बाद आप क्या बताओगे, उसके बाद आप बोलोगे कि भाई वोटिंग जो तुमने करी या तो ई मीन से करोगे या पोस्टल बैलेट से करोगे, तो वोटिंग जो तुमने करी रिसीव फ्रॉम मेंबर, वोटिंग तुमने करी मेंबर कंपनी को रिसीव हुई, बियॉन्ड दी डेट, हमने बोला था कि इस दिन तक वोटिंग करनी है, हमें उस दिन के बाद कोई वोटिंग रिसीव हुई, विल नॉट बी वैलिड, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एंड वोटिंग बाय पोस्ट या ई मीन्स शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड दी डेट, यानी कि पहली चीज़ तो हम बियॉन्ड दी डेट आपको करने नहीं देंगे। अगर बियॉन्ड दी डेट आपने वोटिंग भेजी अपनी तो वो भी हम वैलिड नहीं मानेंगे। दो चीज़ कान खोल के सुन लो, बियॉन्ड दी डेट वोटिंग अलाउड नहीं होगी और भेजोगे तो वैलिड नहीं मानेंगे। कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कब नोटिस डिस्पैच ऑफ प्रोसेस जो है वो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या रहेगी उसकी, और हम बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने वाले हैं पोस्टल बैलेट से जिसमें इंक्लूड रहेगा ई मीन्स। तो ये सब का सब आप बताओगे एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, स्टेटमेंट हु हैव नॉट रिसीव पोस्टल बैलेट फॉर्म, कि अगर आपको पोस्टल बैलेट नहीं मिला है तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हो कंपनी को अप्लाई करके, ठीक है। लास्ट थिंग कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पर्सन, जो भी पोस्टल बैलेट से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, जो भी उसको एड्रेस करेंगे। सेम आपका ई मीन्स में भी था, आपको उसमें भी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी पड़ती थी, उसमें भी बताना पड़ता था कब वोटिंग शुरू हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, किसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, और जिन मेंबर्स को नोटिस जो है नहीं मिला है या तो वो किस तरीके से कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे पासवर्ड आईडी लेने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ना आप देखोगे तो सिमिलर ही है। चलो अब ये समझ में आ गया नोटिस देना है, ये समझ में आ गया नोटिस कैसे देना है, नोटिस देना है फिर एडवर्टाइजमेंट देनी है, ठीक है। अब बात आती है नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट आपने दे दिया, क्या कंपनी को अपनी वेबसाइट पे डालना है, तो हाँ डालना है। नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी फोर्थविथ आफ्टर द नोटिस इज सेंड टू मेंबर, जैसे ही मेंबर को नोटिस दे दोगे वैसे ही कंपनी जो है नोटिस को अपनी वेबसाइट पर भी डाल देगी। एंड सच नोटिस शैल रिमेन, डालना है तो हटाना भी नहीं है, कब तक, सच नोटिस शैल रिमेन ऑन सच वेबसाइट टिल द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट फ्रॉम द मेंबर, जिस दिन पोस्टल बैलेट मेंबर से रिसीव होगा उस दिन तक नोटिस डालोगे और उस दिन तक रिमूव नहीं करोगे। नोटिस जो है वेबसाइट पे अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हमने ई मीन्स में स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया था, हाँ तो यहाँ भी होगा। यहाँ पे पूरे प्रोसेस को कौन स्क्रूटनाइज करेगा, पर्सन तो चाहिए ना, तो लिखा है बोर्ड अपॉइंट करेगा वन स्क्रूटनाइजर, ठीक है, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए और बोर्ड को बिलीव है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिलीव है जो पोस्टल बैलेट के प्रोसेस को फेयर मैनर में करेगा उस पर्सन को वो एज अ स्क्रूटनाइजर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्क्रूटनाइजर आएगा और वो सारे प्रोसेस को देखेगा। फिर आता है कि पोस्टल बैलेट रिसीव, अब देखो पोस्टल बैलेट रिसीव्ड बैक फ्रॉम द मेंबर्स, पोस्टल बैलेट आपने मेंबर्स को दिए, मेंबर्स उस पर अपनी एसेंट और डिसेंट दे के वापस करेंगे या अपने पास रख लेंगे, डाइसेंट देंगे एसेंट देंगे तो वापस तो करेंगे ना, मेंबर से वापस आ गए तो पोस्टल बैलेट रिसीव्ड बैक फ्रॉम द मेंबर शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ स्क्रूटनाइजर, वापस आने के बाद स्क्रूटनाइजर क्या रखेगा, अपनी कस्टडी में रखेगा। एंड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एसेंट और डाइसेंट इन राइटिंग ऑन अ बैलेट, जैसे ही उसको रिसीव हुई किसको, स्क्रूटनाइजर को, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, नो पर्सन शैल डीफेस, कोई भी पर्सन डीफेस या डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बैलेट पेपर को और डिक्लेयर द आइडेंटिटी ऑफ मेंबर, यानी कि मेंबर की आइडेंटिटी को डिक्लेयर नहीं करेगा। ऐसे ही आपने देखा हो तो ई मीन्स में भी था, जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा सीक्रेट रहेगा कि उन्होंने वोटिंग किस तरीके से करी। कनेक्ट हो रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं,
तो ऐसे ही पोस्टल बैलेट में बोला कि पोस्टल बैलेट जब स्क्रूटनाइजर के पास वापस आएगा मेंबर्स के थ्रू, तो स्क्रूटनाइजर अपनी कस्टडी में रखेगा और कोई भी पर्सन उसको डिस्ट्रॉय या डिफेस नहीं करेगा और मेंबर की आइडेंटिटी को डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट देगा? बिल्कुल देगा। स्क्रूटनाइजर शेल सबमिट हिज रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बैलेट, पोस्टल बैलेट, बट नॉट लेटर देन 7 days। 7 days के अंदर जैसे ही उसको पोस्टल बैलेट रिसीव हुए, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट, बट 7 दिन के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा। अब क्या वो रजिस्टर बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। स्क्रूटनाइजर शेल मेंटेन रजिस्टर, मैनुअली बना ले या इलेक्ट्रॉनिकली बना ले। रजिस्टर बना के उसमें क्या लिखेगा? राशन का सामान? नहीं, रजिस्टर बना के उसमें लिखेगा एसेंट और डाइसेंट जो भी रिसीव हुई है। ठीक है, उसमें मेंशन करेगा क्या नाम था, क्या एड्रेस था, यानी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। फिर उससे एसेंट आई या डाइसेंट आई। डिटेल्स ऑफ पोस्टल बैलेट, वो ये भी रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर में कि डिटेल ऑफ पोस्टल बैलेट्स विच आर रिसीव्ड इन डिफेस और डिस्ट्रॉयड मैनर, यानी कि कल को उसे हिसाब देना पड़े कि क्या इतने ही वोट आए थे, तो नहीं भाई, वो बोलेगा 5 पोस्टल बैलेट और भी आए थे लेकिन वो फटे हुए थे, उसमें एसेंट पे भी टिक था, डाइसेंट पे भी टिक था, हमें नहीं पता चल रहा था कि वो एक्सेप्टेड है रेजोल्यूशन या नॉट एक्सेप्टेड है। इन चीज़ों को भी वो रिकॉर्ड करेगा। दोबारा सुनना मेरी लाइन, डिटेल्स ऑफ पोस्टल बैलेट विच आर रिसीव्ड इन डिफेज और डिस्ट्रॉयड फॉर्म। ठीक है, एंड पोस्टल बैलेट फॉर्म विच आर इनवैलिड, ये भी लिखेगा कि कौन से फॉर्म्स, कितने फॉर्म पोस्टल बैलेट जो थे वो इनवैलिड थे। ठीक है, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट भी देगा, रिपोर्ट तो देनी है, प्लस में उसको रजिस्टर भी बनाना है। अब बात आती है स्क्रूटनाइजर, ये जो सारा चीज़ें हैं, रजिस्टर हो गया और रिपोर्ट हो गया और जो भी पोस्टल बैलेट वापस आए उसको जो उसने रखा, इनको अपनी कस्टडी में कब तक रखेगा? तो सेम पॉइंट है, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सेम पॉइंट था जो ई मीन्स में था, स्क्रूटनाइजर अपनी कस्टडी में रखेगा, वेरी गुड बोलो, तब तक जब तक चेयरमैन कंसीडर, अप्रूव एंड साइन ना कर दे मिनट्स। आपका जो एग्जामिनर है ना, वो आपसे 2-3 चीज़ें मांगता है, की मांगता है, जैसे कि इसमें है, जैसे चेयरमैन जब तक कंसीडर ना कर ले, अप्रूव ना कर ले और मिनट्स को साइन ना कर ले, तब तक स्क्रूटनाइजर अपनी कस्टडी में सारे पेपर को रखेगा। एंड देयर आफ्टर द स्क्रूटनाइजर शैल रिटर्न बैलेट पेपर एंड ऑल अदर रिलेटेड पेपर टू द कंपनी हु शैल प्रिजर्व सच पेपर एंड रिलेटेड पेपर रजिस्टर्ड सेफली। तब तक वो रखेगा, उसके बाद वो कंपनी को हैंड ओवर कर देगा। ऐसे ही सेम ई मीन्स में भी पढ़ा था। उसके बाद बोला कि एसेंट और डाइसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस शैल बी ट्रीटेड एज इफ रिप्लाई फ्रॉम द मेंबर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, यानी कि बोला कि आपको टाइम दिया गया था कि जैसे ही डिस्पैच ऑफ नोटिस देंगे उससे 30 days में आपको वोट करना है, आपने नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि उस मेंबर का कोई वोट आया ही नहीं। ठीक है, लास्ट चीज नेक्स्ट चीज कहती है द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट, आप उसको प्लेस करोगे, प्लस क्या रखोगे उसके साथ? स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट रखोगे। कहाँ पे रखोगे? कंपनी की वेबसाइट पर रखोगे। रिजल्ट कैसे अनाउंस करोगे? कंपनी की वेबसाइट पर रखोगे, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट भी रखोगे, तब पता चलेगा मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला, पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे हाँ आई या ना आई। ठीक है, अब इसमें हम 2 तरीके से वोट कराते हैं पोस्टल बैलेट से, पोस्ट से या ई मीन्स से। तो जो ई मीन्स के तरीके से अगर आप वोट कराओगे ना, तो लिखा है द प्रोविजंस ऑफ रूल 20, यानी कि वोटिंग बाय ई मीन्स, वो लगेगा वोटिंग बाय ई मीन्स के लिए। यानी कि पोस्टल बैलेट के लिए जो आप वोटिंग बाय पोस्ट कराओगे उसके लिए नहीं लगेगा, बट जब आप ई मीन्स से कराओगे तो रूल 20 भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल 20 अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप 108 वाली वीडियो को पूरा सुनो, एक एक चीज़ डिटेल में मैंने बताई है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो अभी तक मैंने आप लोगों से छुपा के रखी थी, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, आपने बोला था कि कुछ बिजनेस जिनके लिए सीजी बोलेगी कि इनको पास करना है सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से। मैम, क्या ये लाइन काफ़ी है? सीजी ने कोई बिजनेस प्रिस्क्राइब नहीं किए क्या? तो बच्चों किए हैं। रूल 16 आया, रूल जो आपका था उसमें सब रूल 16 आया, उसमें सीजी ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि कुछ आइटम ऑफ बिजनेस हैं जो कंपनी को पास करनी है ओनली बाय मीन्स ऑफ वोटिंग थ्रू अ पोस्टल बैलेट। ठीक है, सबसे पहला
ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओई, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर चेंज करना है कंपनी को तो वो पोस्टल बैलेट से करेगी। एंड इन केस ऑफ कंपनी इन एग्जिस्टेंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि अगर कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि कंपनी को अपना काम ही चेंज करना है, कंपनी पहले कुछ और मैन्युफैक्चर करती थी, अब कंपनी को किसी और बिजनेस में जाना है, तो अगर ऑब्जेक्ट ही चेंज करना है तो आपको पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी को अपने आर्टिकल्स चेंज करने हैं। अब आर्टिकल्स में भी क्या चेंज करना है, ध्यान से सुनना, इन रिलेशन टू इंसर्जन और रिमूवल ऑफ प्रोविजन, यानी कि या तो वो प्रोविजन इंसर्ट करना है या रिमूव करना है। कौन सा प्रोविजन, जिससे 2 क्लॉज 68 जिसमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है उसी में इफेक्ट पड़े, यानी कि ऑफ प्रोविजन विच अंडर 2 क्लॉज 68 आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन एओए ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में चीज़ें लिखी हैं उनको आप जब आर्टिकल्स में ऐड करो या इंसर्ट करो, जिससे कि प्राइवेट कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर आप उनको इंसर्ट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, इसके लिए भी आपको पोस्टल बैलेट से पास कराना पड़ेगा। तो पहला हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, दूसरा हो गया एओए। एओए में भी इन रिलेशन टू इंसर्जन, या तो इंसर्ट करना है या रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, इंसर्ट करना है, प्रोविजन जो 2 क्लॉज 68 में लिखी है। दो चीज़ें समझ में आई। तीसरी चीज़ कहता है चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस को चेंज करना है बट आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज। अगर आप विद इन द लिमिट करते हो तो बोलता है कि पोस्टल बैलेट ज़रूरी नहीं है, मार्क माई वर्ड, आउटसाइड। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लिमिट अगर करना है तो आपको पोस्टल बैलेट से करना होगा। नेक्स्ट कहता है चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच अ कंपनी हैज़ रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक। इसका एग्जांपल सुनना, कंपनी थी XYZ लिमिटेड, उसने बोला कि आप हमें 20 लाख रुपया दो, पब्लिक से पैसा मांगा, हम क्या बनाएंगे, AC बनाएंगे। ठीक है, लोगों को लगा हाँ ठीक है, समर सीजन आ रहा है, AC बनाएंगे, बिजनेस अच्छा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, लोगों ने पैसे दे दिए। उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसा उठा लिया, 20 लाख में से 10 लाख यूटिलाइज हुआ था AC बनाने में, 10 लाख अभी पड़ा हुआ है। और कंपनी XYZ लिमिटेड को, XYZ लिमिटेड को, कंपनी को फील होता है कि बस AC इतने ही बिक पाएंगे और नहीं बनाते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से पैसा क्या बोल के उठाया था, AC बनाएंगे 20 लाख का। ठीक है, पूरे के पूरे लिए थे AC के लिए। अब 10 लाख बचा है, क्या कंपनी बिना पब्लिक से पूछे, बिना मेंबर से पूछे सॉरी, क्या कंपनी बचे हुए 10 लाख से कुछ और बना सकती है, मेंबर से पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिर मैं आंसर भी दूँगी। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच अ कंपनी हैज़ रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज़ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज्ड, यानी कि जितना पैसा उठाया था उसमें से कुछ पैसा बचा है, तो क्या कंपनी वो बिना उनको बताए किसी और बिजनेस में यूज़ कर ले या परमिशन लेनी पड़ेगी, तो बिल्कुल लेनी पड़ेगी, बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट लेनी पड़ेगी। यानी कि बचे हुए 10 लाख के लिए आपको पोस्टल बैलेट पास करके पूछना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला था मेन ऑब्जेक्ट चेंज करने का था, कंफ्यूज मत होना, ये MOA में ऑब्जेक्ट चेंज करने का था। ठीक है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए ये है अगर कंपनी ने किसी ऑब्जेक्ट को बता के लोगों से पैसा उठाया और फिर उसका कुछ पैसा बचा है और उसको यूज़ करना है तो लोगों से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, 4 हो गए। 5th ये कहता है इशू ऑफ डिफरेंशियल राइट। अगर आपको ऐसे शेयर इशू करने हैं जिसमें डिफरेंशियल राइट है, या तो वोटिंग के रिगार्डिंग या डिविडेंड के रिगार्डिंग या और किसी तरीके से, अगर आपको किसी को राइट दे रहे हो और दैट इज़ डिफरेंशियल राइट दे रहे हो, यानी कि अलग दे रहे हो जो इक्विटी शेयर है उनसे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट या इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, तो आप उनसे अगर अलग दे रहे हो तो आपको पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर नेक्स्ट कहता है वेरिएशन इन राइट। सेक्शन 48 कहता है वेरिएशन इन राइट अटैच टू क्लास ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स या फिर अदर सिक्योरिटी। अगर इनके राइट्स में कुछ वेरिएशन कर रहे हो तो भी आपको पास कराना पड़ेगा पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट कहता है बायबैक ऑफ शेयर, सेक्शन 68। अगर आप इसमें कुछ कर रहे हो, बायबैक का कुछ कर रहे हो, तो भी आपको क्या कराना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट कहता है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151। अगर आप इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर कर रहे हो सेक्शन 151 के थ्रू,
इसको पढ़ेंगे डिटेल में जब सेक्शन 151 पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो, अगर आप इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर कर रहे हो सेक्शन 151 में कर रहे हो तो आपको पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है सेल कर रहे हो हॉल पूरी की पूरी या सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी अंडर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अगर आप 180(1)(a) में प्रॉपर्टी को अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हो तो भी आपको पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गिविंग लोन, एक्सटेंडिंग गारंटी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ लिमिट ऑफ 186 सबसेक्शन 3। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो या सिक्योरिटी दे रहे हो तो भी आपको पास कराना पड़ेगा पोस्टल बैलेट। यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सीजी ने बोले हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स पे आइटम को बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट, मैंडेटरी है। बट अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर कंपनी चाहे तो इन्हीं बिजनेस को कंपनी मीटिंग में भी कर सकती है, लेकिन कंपनी को क्या देना पड़ेगा, ई मीन्स की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। किसको, अपने मेंबर्स को। सेम बात प्रोवाइजो में भी लिखी है रूल्स की, तो मेरी बात में ध्यान से सुनना। लिखा है एनी एफोर्सेड यानी कि ऊपर लिखी हुई आइटम्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग। क्योंकि अगर प्रोवाइजो में ये बात ना लिखी होती तो फिर ओवरराइड हो जाता, क्योंकि सेक्शन कह रहा है कर लो और रूल में नहीं लिखा होता, तो रूल में भी लिख दिया मे बी ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग बाय अ कंपनी which is required to provide the facility to members to hold the e-means under section 108। समझ में आया कि भाई करना है तो कर लो, मीटिंग में कर लो, बट 108 के थ्रू ई-मीन्स की फैसिलिटी दे देना, ठीक है। एक बात और सुनो, प्रोवाइजो क्या कहता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है रूल का ओपीसी एंड अदर कंपनीज। ओपीसी एंड अदर कंपनी, अदर में प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। OPC and other companies having member up to 200 यानी कि OPC या कोई और कंपनी जिसमें मेंबर है 200 are not required to transact any business through postal ballot। यानी कि इनके लिए सीधा सीधा प्रोवाइजो लाके बोल दिया कि चाहे ऊपर लिखी हुई आइटम भी क्यों ना हो, आपको OPC को और कंपनी को जिसमें सिर्फ और सिर्फ 200 मेंबर हैं, अप टू 200 हैं, उनको कोई भी आइटम बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस ऑफ आइटम जो है पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। OPC एंड अदर कंपनीज हैविंग मेंबर अप टू 200। तो पूरा का पूरा सेक्शन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेक्शन बोलता है क्या चीज़ करानी ही करानी है और क्या चीज़ में आपके पास ऑप्शन है कि वो आपको पोस्टल बैलेट से पास करानी है। दूसरा बोलता है आप उसको मीटिंग में भी करा सकते हो, मैंडेटरी वाले को फैसिलिटी देनी पड़ेगी ई वोटिंग की। फिर आपको बोलता है नोटिस देना है, नोटिस के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन देना है, नोटिस कैसे देना है, एडवर्टीजमेंट देनी है, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या बतानी है बातें, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कब जो है आप वोट स्टार्ट कर पाओगे, कब वोट ख़त्म होगा, अगर आप डेट के बाद वोटिंग दोगे तो आपका वोट इनवैलिड माना जाएगा, और कौन आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस दोगे, तो ये सारी चीज़ें दोगे। नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट वेबसाइट पे डाल देना, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर लेगा, स्क्रूटनाइजर जो है सारे प्रोसेस को देखेगा, स्क्रूटनाइजर सब रिकॉर्ड करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रजिस्टर बनाएगा, अपनी कस्टडी में रखेगा और अपनी रिपोर्ट जो है वो कितने डेज में देगा, 7 डेज़ में रिपोर्ट दे देगा। फिर एसेंट जो भी आई उसको रिकॉर्ड करेगा और हम रिजल्ट कैसे अनाउंस करेंगे, कंपनी की वेबसाइट पे डाल देंगे। तो ये सारा का सारा था जो था वो आपका क्या था, सेक्शन 110। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा का पूरा सेक्शन 110 समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग सीरीज़ वाइज वीडियो को देखें, अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने जेन्युइन फीडबैक प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे को सजेस्ट करें अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे समझना है तो मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।